ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जब हम देखेंगे तो उसके तीनों फेज का हम याद रखते हैं। जब वो लिक्विड फेज में होगा, वाटर के लिए सब कुछ देख रहे हैं ना, लिक्विड फेज में होगा तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जब ये सॉलिड स्टेट में होगा या फिर वेपर स्टेट में होगा तो उस टाइम पर दोनों का इक्वल आता है, और वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वाटर की बात चल रही है, वाटर के लिक्विड स्टेट का लिखा है, ये वाटर के सॉलिड स्टेट का, और ये उसके वेपर फेज का लिखा हुआ है। स्पेसिफिक हीट तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो फिर अलग कैसे? क्योंकि मटेरियल लिक्विड से आइस बना तो मटेरियल चेंज हो गया ना। लेकिन वाटर ही रहना मटेरियल, वाटर के अंदर मॉलिक्यूल सेम रहा, बट मटेरियल मतलब क्या, केवल H और O नहीं, उनका अरेंजमेंट भी तो है मटेरियल में। तो दिख रहा है सिर्फ वहां से? हाँ, तुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से? ये वाला ये वाला ये 1 है। अच्छा, अबे निखिल तूने मुझे नहीं नोट कर दिया। ये तो चेंज किया था, सबको पता है ना, मैंने गलत किया बट तुम तो सही लिख लो। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट ना, ये सब टर्म्स यहाँ यूज होंगे, तो सबका मीनिंग सबको क्लियर है। एक और टर्म यहाँ पे यूज होगा, वाटर इक्विवेलेंट ना, वो और देख लेते हैं, फिर इस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट किया तो भी यही लगेगा ना, लेटेंट हीट। हाँ देखो, अगर लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो इतनी हीट वहां पे आपको देनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। और अगर, अरे क्या लिख रहा हूँ, अभी मान लो तुम इसकी बात कर लो, लिक्विड से वेपर की, अगर वेपर से लिक्विड बन रहा होगा तो इतनी हीट बाहर आएगी, आपको हीट मिलेगी ना, यहाँ से यहाँ में आपको देना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ आएगा तो हीट बाहर निकलेगा। कितने डेफिनेशन हो गए अभी तक? 3। अब एक और देख लो लास्ट, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट बताना चाहेगा कोई और? बताना चाहेगा वाटर इक्विवेलेंट? सुना तो होगा ही ना नाम, गिरा गिरा के तू ऐसे बातें करेगा, इतनी भी दिन से पढ़ रहा है तू, अब फिर भी बोल रहा है नहीं। कोई नहीं है बताने वाला वाटर इक्विवेलेंट? देखो ये क्या होता है, जैसा नाम पता से पता चल रहा है, वाटर इक्विवेलेंट, ये हम लोग कोई भी बॉडी के लिए डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन होगा, जैसे ये डस्टर है, इसका हमें अगर वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन करना है तो हम सोचेंगे कि इस डस्टर के इक्विवेलेंट कितना हम वाटर ले लें, सो दैट कि जो हीट इसको दें वही जब हम इसको दें तो इसका जो टेम्परेचर राइज हो वही इसका भी हो, तो हम बोल सकते हैं ये वाला वाटर इस डस्टर के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट किसके टर्म में? हीट के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में बात चल रही है ना, बाकी चीजों में तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, बट हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे जितना इसको दिया उतना इसको दिया और दोनों का सेम टेम्परेचर बढ़ा, तो हम बोल सकते हैं दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर इस डस्टर के
इक्विवेलेंट है, ठीक है, समझो। तो अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, और हमने इसके इक्विवेलेंट कुछ वाटर ले लिया, तो वाटर का भी मास सेम ही आएगा ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग है ना। तो वाटर कुछ हमने लिया, वो मान लो कुछ mw है और उसका स्पेसिफिक हीट sw है। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई इस बॉडी के इक्विवेलेंट है ये वाला वाटर, तो अगर मैं दोनों को हीट दूं डेल्टा क्यू, दोनों को अगर मैं डेल्टा क्यू हीट दूं, तो दोनों जगह जो टेम्परेचर में राइज आएगा वो सेम आएगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आया डेल्टा टी, तो यहाँ पे भी डेल्टा टी आएगा। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम है, डेल्टा क्यू सेम है, तो इसका मतलब एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कहीं पे भी अगर हमें वाटर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो उस बॉडी का m इंटू एस अपॉन में वाटर का SW करेंगे तो हमें वाटर इक्विवेलेंट आ जाएगा। नोट करो इसे। क्या क्या वाटर लिक्विड होगा, SW की वैल्यू, हाँ वो तो जब प्रॉब्लम में लिखेंगे तब डाल देंगे, किस यूनिट में लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे ना। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, कुछ मास का अमाउंट की बात हो रही है ना, बॉडी के लिए, कोई दूसरी बॉडी के लिए कितना हम मास ले लें। सब सही लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? लिखते लिखते भूल जाता हूँ, कई बार कुछ और लिख देता हूँ। ये थोड़ा डोर ओपन करना बहुत गर्मी हो रही है। तो चेयर भी ले आया और चेयर लगा दे। पहली बार चेयर लगाने में कंफ्यूज हुआ था। चेयर लगाने का काम रजत को ही देते हैं, यानी कि तू कहाँ जा रहा है। हाँ फैन चला दो, फैन चलाओ भाई। अब एक इस पे सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं तो और ये क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जो एम्प्टी है ना, वो कोई मटेरियल का बना होगा ना? और
अगर ये बोल दिया जाएगा कि इस कंटेनर के इक्विवेलेंट, इसका वाटर इक्विवेलेंट है कुछ 500 ग्राम वाटर ना, तो अगर मुझे इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कुछ मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसके लिए मुझे इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? एक कंटेनर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी ये निकालना है। और मुझे गिवन क्या है, उस कंटेनर का, एक एम्प्टी कंटेनर है ना, उसके अंदर और कुछ है नहीं, उसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन है हमें। डेल्टा क्यू निकालना है। क्वेश्चन लिखा दूं, बाद में दिक्कत आएगी रिवीजन के टाइम में कि क्या लिखा था वो समझ नहीं आ रहा है, लिखवा दूं या फिर खुद से लिख सकते हो तो वो भी चलेगा। लिखो, इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी है, लिखो जल्दी जल्दी। कंटेनर का हीट नहीं लगेगा, यही तो सीख रहे हैं हम लोग। लिखो क्वेश्चन, देखो, फाइंड हीट रिक्वायर्ड, find heat required to increase 20 degree centigrade temperature of a empty container. Find heat required to increase 20 degree centigrade temperature of a empty container आगे नोट करो, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 500 ग्राम। अगर हमें कंटेनर की जगह वाटर इक्विवेलेंट मिल गया है तो कुछ भी क्यू निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, तो उसके लिए हम कंटेनर छोड़ के वाटर लेके सोच सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका स्पेसिफिक हीट नहीं पता है, बट वाटर का तो हमें याद ही रहता है, हम दोनों वाटर का यूज कर लेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लगाएंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और यहाँ से क्यू निकाल के बता देंगे कि वही उधर भी लगेगा ना। यही तो पर्पज था वाटर इक्विवेलेंट का, कि इधर से निकाले उधर बताएं। ये कितना हो जाएगा 500। इसको अगर हमने ग्राम में रखा तो इसको भी हम सीजीएस में ही रखेंगे ना। सीजीएस में इसका क्या होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ जाएगा, कितना आ जा रहा है 10 किलोमीटर, 10,000 ना, 10,000 कैलोरी कंटेनर को हमें देना पड़ेगा। मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, वाटर ही लेके कर चलते हैं। मान लो वाटर है हमारे पास जो कि इनिशियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। वाटर का मास हमारे पास कुछ 1 kg है। वाटर का स्पेसिफिक हीट हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका टेम्परेचर अगर हमें 50 डिग्री तक ले जाना है तो उसके लिए हमें कितना डेल्टा क्यू देना पड़ेगा ये निकालना है। तो ये तो देखो एकदम ही ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लगा देंगे। देने का बस पर्पज ये है कि आपको ये थोड़ा मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगा, वो आपको समझ आ जाए कि कैसे यूज करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अक्सर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसे लिखूंगा, हमारे पास क्या है 1 kg वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 1 kg वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसमें जब मैंने कुछ Q1 हीट ऐड किया तो ये किस पे पहुंच गया, ये 1 kg वाटर हो गया एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे रिप्रेजेंटेशन मैं यूज करूंगा। ये 1 kg वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस Q1, मतलब उसको इतना हीट दे रहा हूँ, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 kg वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और Q1 की वैल्यू निकाल लूंगा। Q1 कितना होगा एम एस डेल्टा टी। एम की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पे एक ही है तो Q ही लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एम
देखो यहाँ पे सब सीजीएस में लिख रहे हैं ना, तो इसको भी सीजीएस में कर देंगे तो ये 10 के पावर 3 ग्राम हो गया, ये 1 हो गया, ये 40 हो गया ना, तो 40,000 कैलोरी हमारा हीट हो गया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर इस क्यू को आप इस साइड लेके आओगे तो माइनस क्यू हो जाएगा ना, उसका क्या मतलब हुआ कि इतने वाटर में से जो 50 डिग्री है उतने से माइनस क्यू मतलब उतना क्यू कम कर दोगे, निकाल लोगे तो वो इस पे पहुंच जाएगा। प्लस क्यू अगर कोई साइड में लिखा है मतलब उतना हीट दे रहे हैं, और माइनस क्यू कहीं लिखा होगा तो मतलब उससे निकाल रहे हैं। सपोज कोई कंटेनर है हमारे पास, इसमें हमने 1 kg वाटर रखा हुआ है और इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ये इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, इसको 20 से 80 तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें कितना क्यू देना पड़ेगा। इस बार एम्प्टी कंटेनर नहीं है ना, कंटेनर में 1 kg वाटर है और कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। वाटर इक्विवेलेंट कितना है कंटेनर का? 50 ग्राम। तो हमें शुरू में इनिशियल टेम्परेचर इसका 20 था, 20 से 80 ले जाने के लिए कितना क्यू देना पड़ेगा वो निकालना है। ठीक है, हो गया होगा सबका। जब भी कोई प्रॉब्लम में हमें कंटेनर के बारे में नहीं गिवन है लेकिन उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है, तो मतलब आप क्या करोगे, कंटेनर हटा के वहां पे वाटर रख लोगे। तो आपके पास एक्चुअल में कितना वाटर है? 1 kg तो जो इसके अंदर है, और एक जो कंटेनर के इक्विवेलेंट 50 ग्राम, तो टोटल वाटर आप कितना इमेजिन करोगे? 1 kg 50 ग्राम वाटर है आपके पास टोटल, और आपको उसका टेम्परेचर 50 से 80 ले जाना है, 20 से 80 ले जाना है। आप कंटेनर भूल जाओ ना, उस पर वाटर लेके सोचोगे, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू इक्वल टू एम कितना बोलोगे? 1000 ये ग्राम है प्लस 50, तो 1050 ग्राम एम एस, सब सीजीएस में लिख रहे हैं ना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर में चेंज 60। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यही आंसर हो गया ना। अक्सर हमें प्रॉब्लम में वाटर वो कंटेनर का इक्विवेलेंट दिया जाएगा, तो आपको उसको वाटर में चेंज करके सॉल्व करना रहेगा। ये देखो हमारे पास सपोज 500 ग्राम आइस है एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको मुझे आइस से वेपर में कन्वर्ट करना है। वेपर का कितना टेम्परेचर चाहिए? 110 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर बनाना है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए टोटल कितना हमें हीट देना पड़ेगा वो निकालना है। आइस से वेपर बनाना है। ये देख लिखा है ना 500 ग्राम। पेपर
गया क्या? हाँ कितना आया? 32,500 आया। MS-30 लगा दिया। बहुत दिक्कत है बस MS-30 लगा दे रहे हो। आने से बड़ा तुझे क्या दिक्कत है? तो 10 के पावर में लिख दे करके उसको इसी दिन के लिए सिखाया था ना पावर में लिखना है कि बड़ा आंसर आया तो छोटा करके लिखो। देखो यहाँ पर अब तक तो कर लिए होंगे लगभग सब लोग। कैलकुलेशन बचा होगा, मतलब सब ट्राई तो कर ही लिए होंगे ना क्या क्या कर रहे हो पूरा होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास आइस है तो आइस क्या होगा, हीट देंगे तो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जादू नहीं होगा ना। पहले क्या होगा, -20 डिग्री का आइस जब हीट दोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। -20 से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री का आइस बनेगा। एक बार 0 डिग्री का आइस बन गया, फिर हीट दोगे तो क्या होगा, फिर उसका फेज चेंज होगा। 0 डिग्री पे जब आ जाएगा तब मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट दोगे उसकी वजह से फेज चेंज हो जाएगा। जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा 0 डिग्री का वाटर बन जाएगा, और फिर हीट दोगे तो क्या होगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। टेम्परेचर कब तक बढ़ता रहेगा, 100 डिग्री का, जब तक वाटर नहीं बन जाता। 100 डिग्री का वाटर बनने के बाद फिर हम हीट देंगे तो अब क्या होगा, फिर से फेज चेंज होगा। फेज चेंज होने के बाद फिर अब हीट दोगे तो क्या होगा, फिर से टेम्परेचर चेंज होगा ना। तो आपको वो पूरा काउंट करना है ना, ये नहीं कि सीधे इनिशियल टी और फाइनल टी देखा और MS-T लगा दिया ना, ऐसे नहीं। देखना है आपको कहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है और कहाँ पर फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये सब कुछ मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। हमारे पास पहले -20 डिग्री पर आइस था, उसको हमने शुरू में मान लो कुछ Q1 हीट दिया। बात दें अभी हम शुरू में -20 पे Q1 हीट दे रहे हैं तो पहले क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, और ये 0 डिग्री का आइस बन जाएगा। आइस ही है ना, कुछ और बनना नहीं इसमें। फिर इसके बाद फिर से हीट देंगे तो अब 0 डिग्री पे आने के बाद हीट देंगे तो क्या होगा, ये 0 डिग्री का वाटर बनने लगेगा, फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब 0 डिग्री का वाटर बन गया। फिर हीट देंगे तो अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। और कब तक हमें टेम्परेचर बढ़ाते जाना है, 100 डिग्री तक, क्योंकि अगर वेपर तक पहुंचना है तो पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर से हीट देंगे, फिर से हीट देंगे तो हमारा फेज चेंज होकर के ये वेपर बन जाएगा। फेज चेंज होते ही क्या होगा, क्या फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर होगा। फिर से हीट देंगे तो अब इस वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ना, तो टोटल ऐसे 5 स्टेप का ये पूरा प्रोसेस है। अगर हम इस चीज को ग्राफ में दिखाएं, अक्सर आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा Q का T के साथ ग्राफ। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम दिखाएं तो आप क्या वो देखोगे, पहले हमारा
सॉरी Q को इधर की साइड दिखा रहे हैं, T को इधर दिखा रहे हैं। शुरू में टेम्परेचर कितना था -20 ना? तो आपने जब Q दिया, Q1 दिया तो कितने पे पहुंच गए? 0 डिग्री पे पहुंच गए। तो Q1 देने पर यहाँ 0 डिग्री पर आ गए ना, ओरिजिन के सामने आ गए। ये कितनी लेंथ होगी? Q1 ना, इधर वाली लेंथ हीट दिखा रहा है ना, Q1 होगा। फिर जब Q2 दे रहोगे तो क्या हो रहा होगा? Q2 दे रहोगे तो टेम्परेचर में चेंज आएगा? नहीं आएगा ना, फेज चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ में। 0 डिग्री का आइस, 0 डिग्री का वाटर बन रहा है। तो अगर हम Q2 दे रहे होंगे तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा या इधर आएगा? कांस्टेंट रहेगा ना। यहाँ तक कुछ हमारा Q2 हुआ ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब 0 डिग्री का Q2 दे चुके हैं, अब जब Q3 दे रहे होंगे तो क्या होगा? Q3 के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो अब 0 से ये 100 पे आ गया। कितना ये x एक्सिस में कितना आगे चले गए? Q3 के बराबर। Q3 आने के बाद जब Q4 दे रहोगे तो फिर से क्या होगा? फेज चेंज हो रहा होगा, फिर से टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, तो ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। 100 डिग्री का ही वेपर बन रहा है। ये हमारा Q4 होगा। और Q4 के बाद फिर हीट देंगे तो फिर अब टेम्परेचर बढ़ेगा। कुछ आपने Q5 तक दिया, जहां पे भी टेम्परेचर चेंज आ रहा है, सॉरी कांस्टेंट दिख रहा है, वो कौन सा स्टेप है? फेज चेंज वाला। और जहां राइज हो रहा है वहां पे मतलब टेम्परेचर में चेंज हुआ है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना, बना लो इसको। ये चेक करते हैं ना, रिकॉर्डिंग हो रही है? कुछ बोल लो क्या? फाइनल अभी निकालते हैं। 375 into 10 के पावर 3। ये सबको हम लोग निकाल लेते हैं। ये Q1 Q2 कितना कितना होगा? Q1 के टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ms डेल्टा T। m कितना है? 500। s कितना होता है आइस के लिए? 0.5। आइस की बात चल रही है ना, वो सॉलिड वाले स्टेट में है। ms डेल्टा T। डेल्टा T कितना टेम्परेचर बढ़ा है? -20 से 0 हुआ तो मतलब 20 बढ़ गया, तो ये Q1 आ जाएगा। अब देख लो ये कितना हो जाएगा? 5000। फिर Q2 के टाइम पर कांस्टेंट नहीं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, आइस से लिक्विड में आ रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज के टाइम में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? Q = ml। तो m 500 है, L कितना है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, फ्यूजन कितना होगा? 80। फिर से Q3 ना, Q3 की बात चल रही है। 0 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री का वाटर बनाना है, टेम्परेचर राइज की बात चल रही है। तो वहां पे ms डेल्टा T, ms डेल्टा T ना, 0 से पूरा 100 तक जाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 50,000 ना, ये सब कैलोरी में। फिर Q4 फिर से कौन सा वाला प्रोसेस है? फेज चेंज वाला। फेज चेंज में Q = ml लगाएंगे। m कितना लेंगे? 500 और L कितना होगा? 540। कितना हो जाएगा ये? ठीक है। फिर Q5 में फिर से क्या हो रहा है? फेज चेंज नहीं हो रहा है ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज के लिए ms डेल्टा T ना, स्पेसिफिक हीट वेपर फेज में 0.5 होगा। ठीक है, अब ये सारा ऐड कर लो।
तो टोटल ऐड होके कितना आ जा रहा है 367 375 into 10 की पावर 3 कैलोरी। हाँ 367 360 3675 into 75 भी है 0 बस। अच्छा कब किया जाए? सभी कर दूंगा अब तो हीट तो लग रहा होगा ना तुम लोग को कि मैकेनिक्स से तो इजी है, मैकेनिक्स ही सबसे टफ होता है, आगे का सब अब इजी रहेंगे। ध्रुवील तो बहुत खुश होता है। ध्रुवील के बारे में कल पता चला कि अपने कॉलेज में डॉन हुआ करता था। नहीं? देख के तो कितना शरीफ लगता है ये नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं कुछ भी। ये नैनेस तुझे तो पता ही होगा, तू तो इसका दोस्त था ना, तो था ना ये हरकतें करता था कॉलेज में। अभी देख के तो लगता है कितना शरीफ है ध्रुवील। रब किया जाए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। यही लॉ हम लोग को कैलोरीमेट्री में मतलब यही एक मेन लॉ है, यही देखना है। इसी के लिए हम लोगों ने पीछे जो भी पढ़ा वो सब देख रहे थे। कैलोरीमेट्री देखो नाम से ही पता चल रहा है। कैलोरी मतलब हीट की बात चल रही है, मेट्री मतलब मेजरमेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पे हीट कोई एक बॉडी से कितना गया कितना आया वो मेजर करते हैं ना, वही चीज के लिए ये लॉ है। तो ये लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री देखो क्या बोलता है कि अगर मान लो दो बॉडी है और इनके बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जब इनको आप कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होगा, जो हायर टेम्परेचर पे बॉडी होगी उससे लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करके जाएगा। मान लो यहाँ पे एक बॉडी ए है एक बी है, ए का टेम्परेचर ग्रेटर देन बी है, तो इधर को हीट फ्लो करके जाएगा। तो अगर यहाँ पे सराउंडिंग को कुछ भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है, केवल हीट का एक्सचेंज बिटवीन बॉडी ए एंड बी हो रहा है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जितना बॉडी ए का हीट लॉस होगा उतना ही बॉडी बी को हीट गेन होगा ना। तो यही लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री है, काफी भारी लॉ है कि हीट लॉस बाय वन बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी। बस उसमें कंडीशन क्या है कि कहीं और सराउंडिंग को कोई हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर शुरू में टेम्परेचर मान लो इसका TA था इसका TB था, ये आवाज इतनी कहाँ से आ रही, बाहर से कहीं से आ रही ना। तो यहाँ पे कब तक हीट का एक्सचेंज चलता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए ना। मान लो फाइनल टेम्परेचर दोनों का T हो गया है, तो उस केस में अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कुछ SA है, इसकी स्पेसिफिक हीट SB है, तो इसने कितना हीट लॉस किया होगा,
इसका टेम्परेचर TA से कम होकर के T आ गया है, तो उसने कितना हीट का लॉस किया, वो आप कैसे निकाल सकते हो? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहां पे आप क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू इक्वल टू एम, इसका मास मान लो MA है और इसका